नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बार भी लोगों से सुझाव लेकर बजट तैयार किया जा रहा है और जरूरतों पर बजट आधारित होगा। उत्तराखंड में 9 से 13 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 11 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे। ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार के बजट में प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। बजट सत्र शुरू होगा 9 मार्च से। जहां विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, गैरसैंण में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां 9 मार्च से 13 मार्च तक ये चलेगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को बजट पेश करेंगे। ऐसे में जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। अभी तक 500 से ज्यादा सुझाव सरकार तक पहुंच गए हैं। ऐसे में ये देखना है कि इन सुझावों पर कितना अमल किया जाता है। लगातार जो जनता है सड़कों पर है, प्रदर्शन अलग अलग मुद्दों को लेकर किए जा रहे हैं। लगातार सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। ऐसे में जनता से ही सुझाव लिए जा रहे हैं। सुझाव लेने के बाद क्या कुछ बजट में देखने को मिलता है, क्या सच में जो जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं उन पर अमल किया जाता है, ये सवाल बड़ा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इस फैसले पर जो सरकार की तरफ से किया गया है कि सुझाव जनता से लिए जा रहे हैं। ऐसे में सच में देखना होगा कि जो जनता की राय है उस पर कितना अमल किया जाता है। आपको बता दें कि बजट सत्र कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए क्या कुछ सौगात इस बार देखने को मिलती है धामी सरकार की तरफ से। विधानसभा में बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा और 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट विधानसभा में पेश करेंगे। इस पर चर्चा होगी और कई सारे सवाल भी उठेंगे। देखना होगा क्या कुछ इस बजट सत्र में देखने को मिलता है। गैरसैंण में इस बार बजट सत्र का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में 9 से 13 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 11 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे। ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसीलिए ये बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के साथ 2027 में चुनाव भी प्रदेश में है, तो चुनाव का भी कुछ असर इस बजट में देखने को मिल सकता है। जनता को साधने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास जनता के लिए होगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ एक अहम बात यह है कि जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता से सुझाव लेने के बाद उन पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है, कितना अमल किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक सरकार की तरफ से बताया गया है कि 500 से ज्यादा जो सुझाव हैं सरकार की जनता की तरफ से वो सरकार को मिल चुके हैं। अब इन सुझावों पर क्या कुछ काम किया जा रहा है, ये तो बजट जब सामने आएगा तब पता लगेगा। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली जी, कांग्रेस प्रवक्ता अंकेश भंडारी जी यूकेडी से हैं। इसी के साथ राकेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ये दोनों लाइव जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा संजीव जी आपसे है। सुझाव लिए जा रहे हैं जनता से, तो इसकी क्या कुछ प्रोसेस है? निशा जी देखिए जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आहूत होने वाला है, जो 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक चलेगा। 4 दिन का ये विशेष बजट सत्र है और इसमें 2025-26 का 2026-27 का बजट इसमें रखा जाएगा। और यह बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से सभी वर्गों का ध्यान करते हुए, जी बिल्कुल संजीव जी, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि क्या कुछ वो प्रोसेस है जिससे जनता सुझाव सरकार तक पहुंचा सके? हमारे जितने मातृशक्ति हैं, युवा हैं, उनको उनके जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, युवाओं को का भविष्य कैसे उज्जवल हो, उस इन तमाम विषयों के ऊपर सरकार लगातार जो काम कर रही है। और इस बजट में मैं सोचता हूँ इस प्रकार की काफी सरकार की ओर से प्रावधान इसमें किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड की जीडीपी बढ़े, उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और डेवलपमेंट का जो हमारा एजेंडा है उसको कैसे और अधिक पंख लगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट और ज्यादा हो, इन तमाम विषयों को केंद्र बिंदु बनाकर यह बजट आने वाला है। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, उत्तराखंड का जो एक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन 2025 है, उसको पूरी तरह से साकार होते हुए हम सभी लोग इसमें देखेंगे। और यह बजट सत्र हमारे जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो भारतीय जनता पार्टी ने ही घोषित की थी, वहां पर आहूत होने वाला है। दूसरी ओर आप देखें, कांग्रेस पार्टी जो लगातार मुद्दों को एक नेगेटिव एस्पेक्ट देती रही है और एक झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम करती है, वो हमेशा उत्तराखंड को कैसे डिफेम किया जाए, इसी के ऊपर उनका पूरा फोकस रहता है। तो मैं अपने कांग्रेस जो एक तरह से सबसे बड़े दल के रूप में भी उत्तराखंड में है, हमारा विपक्षी दल है, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि तमाम राजनीति को दरकिनार रखते हुए उत्तराखंड की बेहतरी के लिए और बजट सत्र अच्छे से बिना किसी शोर शराबे के चले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सदन में मौन और सड़क पर शोर। क्योंकि ये उचित प्लेटफॉर्म पर ये लोग बोलते नहीं, जिस प्रकार से इनके बड़े नेता संसद को पूरी तरह से एक तरह से अखाड़े की शक्ल वहां पर दे देते हैं और जो जरूरी कार्य हैं वो भी संपन्न नहीं हो पाते। तो मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करूंगा कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा ये बजट सत्र चले, जिससे जो सरकारी विधायी कार्य हैं वो भी अच्छे से संपन्न हो और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक शानदार बजट इसमें आ सके। जी बिल्कुल संजीव जी, आपने जो भी बातें कही बजट को लेकर कि जनता के लिए होगा और जनता के लिए ही हर बजट होता है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ प्रोसेस है जिससे जनता सरकार तक अपने सुझाव दे सकती है? आपने बताया कि जो कांग्रेस है वो सड़कों पर हो हल्ला करती है लेकिन विधानसभा में सत्र में मौन रहती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भी, विपक्षी पार्टियों के भी कई सवाल हैं, कई सुझाव हैं जो वो इस प्रोसेस के माध्यम से भेजेंगे। तो क्या कुछ वो प्रोसेस आप बताना चाहेंगे? संदीप जी, आपके पास आऊंगी। संजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ आपके सुझाव हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? निश्चितता ही सबसे पहले प्रिया, हमें ये समझना होगा इसके लिए हमारे जो संसाधन है वो बहुत कम है। तो हरीश जी, हमारा मैं जो आपके बजट पास है आऊंगी वो पहले जी। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी से सवाल है। जी संदीप जी। प्रिया जी, हमें ये समझना, संजीव भाई हो गया, बहुत कहानी सुन ली आपकी, सुन लो आप थोड़ी सी बात मेरी सुनो संजीव भाई। प्रिया जी, पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्या हमारे और जनता के सुझावों को सही में लेना चाहती है। क्या ये सरकार सही में बजट के संबंध में राज का धन जिसे हम कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की गाड़ी कमाई होती है, क्या उस बजट को सही जगह खर्च करना चाहती है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में प्रिया, ये अकेला एक ऐसा राज्य बना है जहाँ के मुख्यमंत्री ने आप अपने आप को हैंडसम धामी घोषित करने के लिए 1000 करोड़ से भी ऊपर का धन सिर्फ इसलिए व्यय कर दिया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है और ये देखिए कि आज मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। इसको दिखाने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से ऊपर भी खर्च कर दिया। जिस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज है, जिस राज्य की शुरुआत कर्ज से होती है और लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उस राज्य में अगर 1000 करोड़ रुपए सरकार सिर्फ अपने को अच्छा साबित करने के लिए खर्च करती है, तो आपको समझना पड़ेगा ये सरकार आम आदमी के लिए कितनी संजीदा है। उस राज्य में, जिस राज्य में गैरसैंण में एक 7 साल का बच्चा, पहाड़ का बेटा, सिर्फ इसलिए मर जाता है कि उस हॉस्पिटल में चिकित्सा के जो सही इक्विपमेंट है वो नहीं है, सही चिकित्सक वहाँ मौजूद नहीं है। उसकी मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाती है कि उसको सही इलाज नहीं मिल पाता है। सिर्फ वहाँ से लेकर कर्णप्रयाग तक आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस राज्य में विचार करना पड़ेगा कि बजट को लेकर सरकार कितनी संजीदा है। दूसरी बात, पहली बात,
अगर बजट को लेकर सरकार सही में संजीदा है तो मैं आपके माध्यम से एक सुझाव बीजेपी को देना चाहूंगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहूंगा कि इस बजट में वो सीधे सीधे तौर पर चुनावी बजट के रूप में इस बजट को न लाएं। इस बजट की घोषणाएं चुनावी रूप में ना हो, इस बजट का जो खाका हो वो चुनावी रूप में ना हो, इस बजट की जो बात हो उसमें धरातलीय सच्चाई हो। आखिरी बजट इस सरकार का है और इस बजट के साथ साथ जितना भी प्रश्नकाल चले उसमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी जवाबदेही तय होती है कि इन 5 वर्षों से भी ऊपर का कार्यकाल उनका हो गया, दूसरा टर्म उनका है, इस कार्यकाल में अपने 6.5-7 साल के कार्यकाल में उनकी जवाबदेही क्या थी, विपक्ष उनसे क्या पूछना चाह रहा है, पब्लिक के जो उनके सवाल आम जनता से होते हैं, क्योंकि आम जनता कोई सदन में तो जा नहीं सकती, वो विपक्ष के द्वारा अपने जवाबों को लेना चाहती है। तो उन जवाबों को पूरा देने के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को धाकड़ मुख्यमंत्री कहते हैं, वो पूरे बजट सत्र में जो है अगर वहां मौजूद रहे तो इस प्रदेश की जनता को लगेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लिए संजीदा हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, आपने एक सुझाव दिया है कि चुनावी बजट की तरह से पेश नहीं किया जाए। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगी, ये बजट चुनावी बजट के तौर पर क्या पेश किया जाएगा? क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार बजट पेश किए गए हैं चुनाव से पहले, तो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ इस बजट का रंग देखने को मिलेगा? कि पब्लिक से सुझाव लिए जा रहे हैं कि इस तरह के सुझाव एक बार लिए गए थे बजट में सम्मिलित। तो पहला सुझाव तो ये है कि मैंने कहा कि जैसे पहले भी कह रहा था कि पहाड़ का ना जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत विकट हैं। आज भी लोग 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं बोझा लेके, सामान, खाने पीने का सामान लेके अपने गांवों में। और जो हमारे 3 से लेके 26 किलोमीटर दूर गांव हैं, वो 40% गांव ऐसे हैं जिनका जो दूरी है वो सड़क से 3 से लेके 30 किलोमीटर तक है। उसमें पाणा, ईरानी, जींजी, बहुत सारे हेमलेट गांव भी है। कुछ गांव सड़कों से जुड़ गए हैं करीब 30%, लेकिन उनके हेमलेट अभी भी सड़क से नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहले सरकार अपने बजट में सड़क को प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करे। उत्तराखंड सरकार का जो ग्रामीण सड़कों के लिए बजट है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। यहाँ पे जो बजट सड़कें बन रही है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ही बन रही है। धामी सरकार ने सड़कों के मामले में ज्यादा काम नहीं किया है। अन्य क्षेत्रों में जैसे उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया है, उत्तराखंड को बहुत सारी जो विपरीत यहाँ परिस्थितियां हैं, डेमोग्राफी चेंज पे काम किया है, लेकिन सड़कों के मामले में धामी सरकार अभी बहुत पीछे है। तो यदि 1 साल में वो कुछ करना चाहे तो कर सकती हैं काम। जी बिल्कुल हरीश जी, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अंकेश जी, आपसे सवाल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार सत्र रखा गया है, बजट सत्र चुनाव से पहले, किस तौर पर इसे देखते हैं आप? प्रिया जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बजट, उम्मीद करते हैं सरकार से इस बार खाना पूर्ति ना हो और खाना पूर्ति बन करके ये बजट ना रही। जिस प्रकार से पिछली बार जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ था, उस तरह से ये सत्र जो है, इस सत्र की परिणति ना निकले। यहाँ यदि आप गैरसैंण में कोई बजट सत्र आप कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ आउटकम निकले, और आउटकम इस रूप में निकले कि वो जो बजट आप बना रहे हैं उस बजट में विशेष रूप से जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य के निर्माण की अवधारणा रखी गई थी, उस उद्देश्य को वो बजट परिपूर्ण करे। क्योंकि अभी तक हम इन 25 वर्षों में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से इन सरकारों के द्वारा लगातार इस प्रदेश में जो बजट आप हर वर्ष देखते हैं, उस बजट के बाद हम यदि देखें, उसकी परिणति हम देखें तो क्या निकलता है, वो आज भी उसी स्थिति में इस प्रदेश की हालत है जो उस समय थी जब ये प्रदेश पृथक नहीं हुआ था। तो हम अभी भी देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर इस प्रदेश में कितना कर्ज लिया गया है उस पर श्वेत पत्र जारी करे सबसे पहले तो, ताकि इस प्रदेश की जनता को ये पता चले कि आज प्रदेश कितने कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरी बात, इस प्रदेश में आपने 1 लाख करोड़ का बजट जो पिछले 25 और 26 में आपने अनाउंस किया था, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 24 से 25 के बजट के 13% ज़्यादा था, उस बजट का आपने कितना खर्चा किया उसका बिंदुवार
आप यहाँ इस प्रदेश की जनता के सामने रखें कि हमने इस मद में इतना पैसा दिया और हमने इस मद में इतना पैसा खर्च किया। तीसरी बात, आपने इस प्रदेश की जितनी वेलफेयर स्कीमें आपने लॉन्च की, उन वेलफेयर स्कीमों में आपने कितना पैसा वास्तविक रूप से दिया और उस वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ। चौथी जो बात है, इस प्रदेश में जो किसान हमारे आज भी आप देखिए, जो हमारे हिली एरियाज में जो फार्मर्स हैं, वो छोटे छोटे मझले जोत के किसान हैं, उनके लिए आपने क्या गारंटी आपने दी। और उसके बाद जो एमएसपी मिनिमम जो सपोर्ट गारंटी की हम बात करते हैं, वो गारंटी आपने उसको भी सम्मिलित करें उसमें। और प्लस जो वहाँ पर जो एनिमल्स जो जंगली जानवरों के द्वारा जो उनको जो डैमेज हो रहा है, उसके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई। और उसके जब आपने उस समय जो बजट किया, जो बजट आपने पिछले साल इस प्रदेश का 1 लाख करोड़ का जो आपने बनाया, उस बजट में जब आपने इतनी सारी चीज़ें रखी तो उसमें क्या हमें आउटकम मिला। और आउटकम मिला तो आप उसको बिंदुवार इस प्रदेश की जनता के सामने रखें, ताकि हमें ये महसूस हो, हमें प्रदेश की जनता को ये पता चले कि सरकार के द्वारा इतना बजट इस मद में दिया गया था और उस मद में हमने ये रिजल्ट अचीव किया। आज तक हम 1 लाख करोड़ के बजट जो हमने इस प्रदेश में हमने बजट का साइज बड़ा करने से प्रदेश की, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश कोई विकास की राह पर जा रहा है। बजट का साइज होना बड़ी बात नहीं है, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे उन सारी योजनाओं को जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको धरातल पर कैसे निश्चित रूप से उनको जो है धरातल पर कैसे हम अवतरित करें, कैसे उसको जो है यूटिलाइज करें, कैसे हम जनहित में करें। आपने देखा होगा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा इस प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। सेंटर से फंड आने के बाद भी आप धरातल पर आप देखेंगे धराली, और मैं थराली में गया था, हालांकि आजकल की बात बता रहा हूँ आपको, पिछले 1 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ उस फंड का कोई यूटिलाइज नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों में आप देखिए, वहाँ पे जाइए, जिस तरीके की जस की तस हालत बनी हुई है, सरकार ने 1 फूटी कौड़ी ना तो मुआवजा दिया है ना तो धरातल पर काम किया है। तो बजट का क्या फायदा हो रहा है जनता को, ये तो समझ आना चाहिए ना। कई सारे सवाल रखे हैं सरकार के सामने, और कांग्रेस की तरफ से भी है, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से भी हैं, आपसे जवाब लेंगे संजीवनी। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल राकेश जी आपसे है, ये सुझाव का जो प्रोसेस है या फिर ये सिस्टम रखा गया है, क्या लगता है क्या अमल लिया जाएगा जनता के सुझावों पर, जो भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार जनता सड़कों पर है, ऐसे में अब सुझाव लेने की नौबत आ रही है, जबकि साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या कुछ जनता चाहती है। देखो प्रिया, ये चूंकि इस सरकार का अंतिम बजट होगा, तो जो मेरा अनुमान कहता है या मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि ये लोक लुभावन बजट होगा। इसमें खासकर महिला वर्ग के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन आएगा। आप देखिएगा कि उस बजट में कुछ इन लोगों के लिए कुछ अलग चीज़ें आएंगी, क्योंकि सरकार ये पूरी तरह से जो पिछले 4 साल की गणना है, और अभी सरकार के पास अपनी स्थिति का मूल्यांकन आ गया होगा कि उसकी जनता के बीच में क्या स्थिति है, ये भी मूल्यांकन कर लिया होगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बजट अब आएगा, वो बजट आएगा खासकर उनको प्रभावित करने के लिए जो इस राज्य के मतदाता होंगे। ये जो बजट आएगा ये पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसके बजट का साइज भी बढ़ाया गया, 1,20,000 करोड़ किया गया है, जिससे हम जो तात्कालिक योजनाएं लाएं उससे उसकी भरपाई की जा सके। दूसरी बात, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि सड़कों का निर्माण कम हुआ है, ये सत्य बात है। पूरे प्रदेश में जो राज्य सरकार की सड़कें हैं उनका निर्माण कम हुआ है, चाहे वो जिला पंचायत की रही हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे रही हो, चाहे प्रदेश स्तर पे रही हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का विकास खूब हुआ है, लेकिन जो गांव की कनेक्टिंग करनी थी, जैसे कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क बहुत मूलभूत आवश्यकता थी, तो ना ग्राम स्तर पे जितना काम हो सकता था, ग्राम स्तर का बजट बहुत छोटा होता है, ब्लॉक स्तर पे जितना होना था वो बजट उनको पर्याप्त मिला नहीं। तो सरकार को इस विषय पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी हमारे राज्य की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। स्वास्थ्य पर भी इसमें विचार हो सकता है, कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, और सड़कों की जो कनेक्टिविटी है उसे पहाड़ों पर ज़्यादा यहाँ ध्यान देना होगा। हम
बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फिर लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बजट पर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को इस बजट को पेश करेंगे। जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, इसमें देखना होगा और इस पर ही चर्चा चल रही। कई सारे सवाल, कई सारे सुझाव विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, यूकेडी की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से सामने आए हैं। इनका जवाब और इन सुझावों को हम बीजेपी के प्रवक्ता के सामने रखेंगे और इसका क्या कुछ समाधान होता है वो तो बजट में सामने आएगा। जी संजीव जी, आपने सुने सबके सवाल और सबके सुझाव सुने, क्या कुछ कहेंगे? जो भी हमारी सरकारें चलती हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव पर चलती हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी वर्गों का ये इस बजट में भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और चाहे गांव, गरीब, किसान, मातृशक्ति, युवा और साथ ही हम अपने युवाओं के लिए और कैसे उन्नति के और अवसर, उन्नति के द्वार हम लोग खोल सकते हैं, इसके ऊपर भी लगातार मंथन चल रहा है। और बजट से पूर्व ही जनता से विचार आमंत्रित किए गए हैं, सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और उसमें जो भी हमको बेटर से बेटर उत्तराखंड की जनता के लिए दिखाई देंगे, लगेंगे, तो ऐसे तमाम विचारों का समावेश भी इस बजट में हमारे सामने दिखाई देगा। और ग्राउंड जीरो पर जितने भी कार्य हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार दिखाई दे रही है। अभी 2022 में जिस समय हमारी सरकार बनी थी, तो 2022 में हमने जनता के साथ जितने भी वायदे किए थे उसके लगभग 80% से ज्यादा योजनाएं, परियोजनाएं हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और बाकी कुछ अभी पाइपलाइन में है। तो हमारा जो उद्देश्य है कौन-कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाना है। उसी जी दिशा में संजीव जी, हमारी सवाल है सरकार कांग्रेस की लगातार तरफ से काम कर कौन रही सी है। योजनाएं हैं? एक योजना जी। का ऐसा लाभ बताइए जो धरातल पे आपकी जो है, हम माने कि एक किसी योजना पे श्वेत पत्र अगर आपकी पार्टी ने जारी किया संजीव भाई, तो उस श्वेत पत्र को सार्वजनिक करिए चैनल के माध्यम से, बताइए। आपको पता है हिमालयी राज्यों में हम अपराध में पहले नंबर पे हैं, हिमालयी राज्यों में हम बेरोजगारी पे पहले नंबर में हैं। प्रिया जी मेरे कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे हैं। नहीं, आप कि बताइए, आपने एक क्या श्वेत काम पत्र किया? बताइए किस पे जारी उस, किया। हमने संजीव तो भाई, जो ये काम किया कहानियां ना सब कुछ सुनाइए। धरातल पर है। आप बहुत जनता अच्छे के सिंगर सामने हैं, बहुत अभी अच्छे देखें, कहानीकार हैं, मुझे पता है, पर कहानियां मत सुनाइए। तुष्टिकरण एक श्वेत की, पत्र बताइए। जो और सबका राजनीति साथ, लोग सबका आप विकास, लोग ये आपके करते मुंह से हैं, अच्छा जहाँ नहीं लगता विकास का मुद्दा है? आपके बताइए। और आप से मुझे पूरी एक तरह से बताइए, गायब रहता है, एक शब्द नदारद बताइए। रहता है, आप मुझे एक क्योंकि योजना बताइए जिसका विकास श्वेत का पत्र आपके द्वारा एजेंडा जारी कभी किया गया। आपका था ही नहीं। आप केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अभी प्रिया जी, 2 दिन पहले ये कांग्रेस पार्टी की एक रैली निकली थी। हाँ बताइए, आज अखबारों में बताइए। आधा पन्ने के बताइए। इन्होंने हालांकि वो रैली पूरी तरह से आपके पेट फ्लॉप में रही, दर्द हो रहा था उस रैली लेकिन से? उसके ऊपर भी इन लोगों पेट ने में दर्द हुआ उस रैली झूठ से? बोलते हुए, भीड़ को क्योंकि देख के भगवे परेशान से हुए? तो इनको नफरत है। अरे भीड़ को और देख के परेशान हुए हरे संजीव रंग भाई? का आज पेट इश्तेहार में भी दर्द हरे हुआ रंग का महेंद्र दिया। भट्ट जी के, तो पुष्कर सिंह धामी जी के? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा आपके भी है हुआ क्या? कि आप संजीव भाई, अब मैं कुछ सनातन पूछूंगा का लगातार तो आप बंगले विरोध झाड़ेंगे। करते हैं, सनातन अब को आप, मैं कुछ लगातार कहूंगा अपमानित तो आप करने का सनातन पे काम ले जाएंगे। करते हैं भैया और, मैं भी सनातनी हूँ, जो इस अपने चैनल में बैठे हुए वोट सब बैंक को सनातनी है। प्रसन्न करने संजीव के भाई, लिए एक योजना, अपने एडवर्टाइजमेंट एक योजना प्रिया जी आपने माध्यम से बताइए जिसका श्वेत पत्र पुष्कर सिंह धामी ने अपने 6.5 साल के कार्यकाल में जारी किया। एक श्वेत पत्र बताइए। ये उत्तराखंड जो आपकी प्रयोगशाला नहीं है। यहाँ हर बजट की कीमत, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल और यहाँ का व्यक्ति अपनी जान दे के चुका रहा है। के अखबारों की आपकी कहानियों के लिए नहीं है ये बजट। कि वह बहुत भारी मात्रा में नहीं, गोला बताइए। बारूद और हथियार बरामद हुए। कहाँ बरामद हुए? जिस अतिक्रमण को रोकने के लिए हमारी क्या संजीव सरकार भाई, ये कोई लिख के लाए हैं क्या? कार्रवाई महेंद्र भट्ट जी ने करती लिख के है भेजा है और कुछ पर्चा?
वो पढ़ रहे हैं, ऊपर देख के बोलिए, इनके पढ़ रहे हैं क्या कार्यकर्ता, पर्चा? इनके पार्टी के बड़े संजीव भाई, नेता उन यहाँ आ जाइए चैनल पे। अतिक्रमणकारियों की ढाल बनकर वहां पर कौन से खड़े ढाल होते हैं। बताइए, कौन से तो गोला ये, बारूद के ढाले बताइए। विध्वंसकारी लोग हैं। अरे ये, महाराज क्या कोई विकास प्रेमचंद का विरोधी साहित्य लोग पढ़ रहे हैं हैं। क्या? ये देश विरोधी क्या लोग है प्रिया जी, हैं तो और इनको कौन से जी देश बिल्कुल विरोधी? बिल्कुल केवल संजीव जी, संजीव जी, तुष्टिकरण संदीप की जी का राजनीति सवाल है, करनी उसका है, जवाब वोट दे बैंक की दीजिए। श्वेत पत्र राजनीति पूछिए अगर करनी है। इनसे किसी इनके पिछले लिए बजट को विकास श्वेत पत्र इनके का द्वारा मुद्दा जारी किया कोई गया हो। मायने रखता ही नहीं। कागजों की बात ना करिए, कागजों पे तो उत्तराखंड का विकास बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ 15 दिन में 5 मर्डर हो गए हैं, पता है आपको? एक तो आपके घर के बगल में गोली मारी है, जहां आप रहते हैं उसके बगल में ही, राजपुर रोड पे। संजीव भाई सुन रहे हैं? आप क्यों भूल जाते हैं? आपकी बताइए। जिस समय हरीश रावत जी की सरकार थी, हाँ बताइए, दिन दहाड़े रुड़की के डिप्टी जेलर की बताइए। हत्या होती है बताइए। और अरे तमाम भैया, इस संजीव प्रकार भाई, की अराजकता हम आपके कहीं शासनकाल चूके में तो होती जनता ने थी। हमें कर बिठाया। अवैध खनन अब होता आप तो था, हर बिल्कुल, बार 1000 बार बिल्कुल चूके, इस बिल्कुल बार आप घर संजीव जी, बैठेंगे। संदीप जी, लगाया दोनों की जाता बातें था। सुनी और दोनों तमाम ने हर एक घोटाले सरकार होते थे, के जो भर्ती आपराधिक घोटाले आंकड़े हैं होते वो थे, सामने वीडियो रखे हैं, भर्ती लेकिन घोटाले होते ऐसे थे। पुरानी और बातों को, अभी की माफिया बातों को राज निकालने, बता ऐसा दिए जी पिछले बिल्कुल बजट बिल्कुल में बिल्कुल किसी भी योजना का, अगर इनके पास कोई आंकड़ा हो किसी भी योजना का, अरे आप लोग तो इतने निकम्मे हैं। जो इंदिरा अम्मा भोजनालय हमारे द्वारा बनाया गया था गरीब मजदूरों के लिए, वो आपने बंद कर दिया। कार्यवाही और इस प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई बिजली के बिल में लूट कर आपके मुख्यमंत्री अपने सूट सिलवा रहे हैं। ऊपर पूरी तरह विदेश से जा रहे हैं जी आपके बिल्कुल मंत्री। बिल्कुल संजीव जी, संदीप इस जी, बड़े दोनों की तरह से बातें लगा सुन दिया लिए है। आप दोनों, शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है संजीव जी, अरे ठीक संजीव भाई, ये ठीक है। प्रेमचंद मेरा का अगला साहित्य ना सवाल पढ़िए। हरीश जी आपसे है, आराम से इस आइए। बजट को जीरो बेस्ड बजटिंग बजट के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो क्या कुछ लगता है आपको कि कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो धरातल पर विफल रही हैं, जिनको अब बंद कर देना चाहिए? क्या कुछ सरकार इसके लिए करे और उसको बंद करे, जो योजना धरातल पर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर उसके लिए कुछ मॉनिटरिंग की जाए जिसे सही तरीके से किया जाए? प्रिया जी, एक तो भूमि संरक्षण विभाग को ये जी। फंड देते हैं और वो तमाम साइट प्लान पे खर्च होता है कि हम भूमि डेवलप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो उस बजट का उपयोग नहीं हो पाता है। तो उस तरह के प्लान भूमि संरक्षण के तो बंद कर दिए जाएं। लेकिन जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की और जो बद्री गाय पाल रही हैं यहाँ पर, तो उन 10,000 रुपया दे। दूसरा, उत्तराखंड में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोले सरकार, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की संस्कृत यूनिवर्सिटी खोले, और जिसमें जो है बहुत सारे यहाँ के वेद पुराण, उत्तराखंड देवभूमि हम कहते हैं, लेकिन कागज में सरकार ने आज तक अधिसूचित नहीं किया। कागजों में भी उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करे सरकार, और संस्कृत यूनिवर्सिटी खोले। एक जो है, जो गैरसैंण हमारी राजधानी है, उसको स्थायी राजधानी बनाए सरकार, और जो हमारा कंथोलीसैंण है वहां पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा बन सकता है, बहुत सुंदर, वहां से बद्री केदार यात्रा होगी, गैरसैंण नजदीक होगा, चीन के साथ हमारे जो जिस तरह से हमको सामरिक सुरक्षा चाहिए उससे वो भी मिलेगा। और दूसरा जो है, सरकार ना मतलब यहाँ पे एक कंप्यूटर हब खोले, जैसे हम बेंगलुरु में खोल सकते हैं तो उत्तराखंड में भी खोल सकते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल एसेट्स वाली इंडस्ट्री है वो नहीं लग सकती। उत्तराखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए, आज भी पूरे 8 जिलों में एक उद्योग नहीं है। तो कंप्यूटर उद्योग यहाँ पे बहुत बढ़िया चलेगा। जिस तरह का कंप्यूटर हब हम बेंगलुरु में बना सकते हैं तो उत्तराखंड में बनाइए, यहाँ की क्लाइमेट में बहुत अच्छा रहेगा। गैरसैंण में एक एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, जिसमें पूरे देश की जो हमारे लॉ के पढ़े हुए मतलब विद्यार्थी हैं, जज जिनको बनना है आगे, उनकी एक ट्रेनिंग भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार भी हो जाए। हमारा आधा से ज्यादा संविधान तो शरिया के हिसाब से चल रहा है, तो उसको भी देखा जाए कि हमने विदेश की भाषाएं, विदेश की परंपराएं यहाँ भारत में क्यों करनी है, हमने अंग्रेजों का पिछलगू क्यों बनना, हमने अरब के लोगों बिल्कुल का राकेश पिछलगू जी, क्यों बनना। बिल्कुल हम बिल्कुल भारतीय हरीश जी, संस्कृति को बहुत सारे विकसित सुझाव करें। आपने दिए हैं, इन सुझावों तक सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, फिर देखना होगा सरकार क्या कुछ इस पे अमल करती है। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कंप्यूटर हब खुलना चाहिए, वो बार बार गैरसैंण की बात कर रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक कहावत हमारे गांव में कही जाती है, चूंकि हम अवध से आते हैं तो वहाँ कहावत कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। मतलब भैंस के आगे अगर आप बीन बजाओ, मैं ये कहता हूँ ना कि 5 दिन के अलावा छठे दिन अगर प्रदेश का कोई नेता गैरसैंण टिक गया तो बताइएगा।
ये फर्जी जुमला है। जी बिल्कुल, ये हमेशा देखने को मिलता है। ये फर्जी जुमला है। यहाँ का कोई नेता जो जीत के आ गया विधायक बन के देहरादून में, उसने अपना अस्थाई निवास देहरादून बना लिया। वो अपने प्रदेश, अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं गया, और चिंता सबको पहाड़ की है। तो सबसे पहले वहां के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में तो पहुंचे, और वो इसलिए नहीं जाते हैं। उसका मैं मनोवैज्ञानिक कारण बताता हूं, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी टफ है। वो जैसे शहर में आते हैं उनको अपना जीवन स्तर सामान्य लगने लगता है, एक आसानी भरा लगने लगता है, इसलिए उनको वो चढ़ाई उतार से उतर के फिर वो प्लेन में आ जाते हैं। आज मुझे बताइए कि प्रदेश का ऐसा कौन सा नेता है, उसके दिल से अंदर से पूछो कि गैरसैंण की राजधानी चाहता है वो। ये मजबूरी है कि 5 दिन के लिए वो जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को उन्हें दिखाना है कि मैं पहाड़ का हूं। अगर प्रबल इच्छा शक्ति है ना, तो पूरा सत्र करो वहीं पे, पूरा सचिवालय बनाओ। अभी आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी तो यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप जाइए तो पहाड़ में बैठिए, जाइए तो गैरसैंण में राजधानी बनाइए, लेकिन ये सिर्फ जुमला है। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां कोई नेता रहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जब बजट सत्र होता है तब भी वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। शादी करने तो सब जितने लोग देहरादून दिन का पहुंचते बजट हैं। सत्र होता है उससे कम में ही हो जाता है। ऐसे में संदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस बार के बजट में विपक्षी पार्टी की तरफ से हंगामा देखने को मिलेगा जिस तरीके से पहले देखने को मिलता है? निश्चित ही पीरा जी, मैं आपके माध्यम से बीजेपी के धाकड़ धामी से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को प्रयोगशाला न बनाइए। प्रत्येक बजट की कीमत इस प्रदेश का पहाड़, इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति और इस प्रदेश की नदियां, जंगल अपनी रोज अपनी जान की कीमत देके इस राज्य को संवारने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात प्रिया जी, इस राज्य में सबसे पहले पहाड़ी जिलों के लिए एक आपदा की जो है हिमालय नीति आने की अति आवश्यकता है। हमारे यहाँ जब पहाड़ों पे आपदा आती है तो सबसे पहले दुर्भाग्य की बात ये होती है कि सारा अमला नीचे से जाता है, वो इस बात का सही आकलन नहीं कर पाता कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ है। आपका घर अगर पूरा तबाह हो जाता है और मुआवजे के नाम पर आपको 6,000 का जो चेक मिलता है प्रिया जी, वो उस आपदा से भी खतरनाक होता है जिसमें आपने अपने घर खोया। इस राज्य की परिकल्पना बिना पहाड़ के विकास के नहीं है। अगर आपको अनिवार्यता रखनी है, जो व्यक्ति हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में अपनी प्लांट लगाता है या आप शेड्यूल के लिए उसको ज़मीन देते हैं, तो आप उसको प्रिया जी बाध्य कर सकते हैं कि एक छोटा प्लांट वो पहाड़ों पे भी लगाए। छोटे प्लांट लगाए, जरूरी बड़ी नहीं है, बड़ा लगाए। हो सकता है कि उसका लाभ कम हो, ट्रांसपोर्ट उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन सरकार अगर अनिवार्यता रखे, जैसे हम मकान बनाते हैं ना, हमारे इतने मंजिल इस रोड पे पास होंगे, ये तय है। सरकार अगर इस बात को तय कर ले कि एक अगर बड़ा प्लांट कोई भी उद्योगपति अगर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह में लगाता है तो उसकी छोटी यूनिट वो जो है पहाड़ों पे भी लगाने का काम कर सकता है। ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके राज्य में जो नया कोई प्लांट आया हो बड़ा, तो बताइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं भाई, बजट की बात कर रहा हूं। दूसरी बात स्पष्ट जो प्रिया जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, राज्य सरकार को इस बजट के साथ साथ पिछले बजट में जो भी धरातल पे खर्च हुआ है, आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्पष्ट आधिकारिक श्वेत पत्र की बात कर रहा हूं, उसको इस राज्य की जनता को बताने की आवश्यकता है। इस राज्य में अगर प्रतिवर्ष हम अपना विकास कर्ज लेकर दिखा रहे हैं तो उस विकास की आवश्यकता इस राज्य के व्यक्ति को नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और अपने जो साथी हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि मात्र बजट का स्वरूप 27 के चुनाव को देखते हुए जी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गैरसैंण में बजट को देने की बिल्कुल अगर गैरसैंण में उस बजट को, लिए बजट है और जनता के अगर गैरसैंण में उस फायदे के बजट लिए को होना रखा जा चाहिए, रहा है बिल्कुल। तो उस बजट में हिमालय की बात होनी बहुत जरूरी जी है। बिल्कुल। अगर इस अंकित जी, मैं राज्य आपके में पास आऊंगी। हिमालय की बात नहीं हुई सबकी तो ये बात राज्य सुनी, का जो और ऐसे परिकल्पना में थी जब बनने भी की गैरसैंण वो में निरंतर बजट पीछे सत्र चलती होता है तो लगातार हंगामा देखने को मिलता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से। हंगामा ऐसा देखने को मिलता है कि वो सत्र ही खत्म हो जाता है और थोड़े ही दिन में लोग देहरादून को पधारते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो सत्र है उसकी समय सीमा ही कम हो जाती है और मुद्दे, जो असल मुद्दे हैं, वो उठ ही नहीं पाते। प्रिया जी, पहले तो मैं अपने जो साथी बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ मिश्रा जी, उनका जवाब देना चाहूँगा।
उन्होंने कहा कि गैरसैंण में जो है कोई जाना नहीं चाहता है। उनका कहना भी सही है, लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तक इस प्रदेश में क्षेत्रीय दल की क्षेत्रीय दल जो है सत्ता में नहीं आएगा, उस दिन तक निश्चित रूप से ऐसा होगा। लेकिन 27 के बाद उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से राकेश भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहली कैबिनेट में ही जो है गैरसैंण राजधानी होगी और प्रत्येक जो विधायक मंत्री जो भी हैं वो वहीं रहेंगे, वहीं से सरकार चलेगी प्रदेश की, और प्रदेश की दिशा और दशा और इस प्रदेश का राजनीतिक और भौगोलिक जो हम विकास की हम बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं और आम जनमानस को छूने की हम बात करते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण की हम बात करते हैं, वो वहीं से उनकी नीति बनेगी, वहीं से उनके भविष्य की जो योजनाएं हैं वो वहीं से गर्भित होंगी और वहीं से उनको एक ऐसी रूपरेखा दी जाएगी कि जिस लिए ये प्रदेश मांगा गया था वास्तविक स्वरूप में इस प्रदेश को लाया जाएगा। क्योंकि आपकी बात इसलिए सही है उस मायने में, आज तक यहाँ पर जो सत्ता में जो बैठे हैं वो दिल्ली से संचालित दल हैं। जब इस प्रदेश की असल जो दल है जिसने इस प्रदेश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, यदि जिस दिन वो सत्ता में बैठेगी तो निश्चित रूप से राकेश भाई आपके मन में इस प्रकार का संदेह नहीं आएगा और ना ही संदेह उत्पन्न होगा इस प्रदेश के मानुष के प्रति, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। और जहाँ तक प्रिया जी आपने बजट की बात की, तो मैं सरकार को मेरी तरफ से तो कई सुझाव हैं और उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कई सुझाव हैं। पहले तो जो है कि 60:40 का रेशियो होना चाहिए। जो प्रत्येक हिली एरिया है, जो हिली एक तो हमारा तराई बाबर का क्षेत्र है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उत्तम सिंह नगर हो गया, ये हमारे तराई बाबर के क्षेत्र हैं। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे अन्य जिले हैं वो हिली एरिया हैं, भौगोलिक रूप से विषम हैं, तो वहाँ के लिए सरकार जो है एक तो अलग सा बजट बनाए और 40% जो है उस बजट में दिया जाए पूर्ण बजट का। दूसरा जो है कि डिसेंट्रलाइज हो जी बिल्कुल संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले अंकेश जी को बोलने दीजिए, बिल्कुल आपको समय मिलेगा। भाई संजीव भाई जरा थोड़ा शांति रखें। अब मैंने आपकी बात पूरी सुनी, आप थोड़ा बात को सुनेंगे, आप धैर्य रखेंगे जरा। संजीव भाई थोड़ा धैर्य रखेंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ प्रिया जी, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए बजट का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बजट का एलोकेशन विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज की मैं बात कर रहा हूँ। पंचायतों को पूर्ण रूप से ऑटोनोमस वो मिलना चाहिए ताकि वो स्वायत्ता मिलनी चाहिए, वो अपना बजट जो है पूर्ण रूप से खर्च कर पाए। तीसरी बात, इस बजट में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो सब्सिडी ना दे। सब्सिडी दे किस सेंस में? जो आपने महिलाएं बनाई है, स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, उनको आप मार्केट से जोड़ें, ना कि सब्सिडी से जोड़ें। चौथी बात, आप जो भी क्रिएशन करना चाहते हैं वो आप स्किल को जो है जॉब से जोड़ें, ना कि उनको सब्सिडी देकर करें काम को। पांचवी बात, यहाँ पे जो टूरिज्म है, जो हमारा जो एसेट है, एसेट यानी कि जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, उन पर ध्यान दिया जाए। जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया आपका ये हर्बल का जो क्षेत्र है, हाइड्रो पावर का जहाँ से हमारा पैसा आता है, इन तमाम क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाए, इनको डेवलप किया जाए, नए आप टूरिज्म क्षेत्र स्पॉट करें। क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में जो है पावर, यहाँ पे जो हमारी जो ऊर्जा का क्षेत्र है, ये प्रदेश जो है ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। कैसे हम छोटे छोटे डैम बनाएं, कैसे जो है कि प्रदेश को जो इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारें, इस पर सरकार ध्यान दे। तो मुझे लगता है कि प्रदेश जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और चौथी बात प्रिया जी मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ सेक्टर में सरकार को जो है बहुत काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अभी मैखुरी जी ने कहा कि हिली एरिया में जो है रोड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, और ये वास्तविक रूप से आज इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इसका दंश हमारा पहाड़ झेल रहा है। और क्यों झेल रहा है? पलायन देखिए, जब तक आप प्रिया जी, जब तक जो है स्वास्थ्य और बिजली, पानी, सड़क उन इलाकों तक नहीं पहुंचता, रिमोट एरिया तक, तब तक पलायन इसी तरह से लगातार दस्तूर बना रहेगा। इसको रोकने के लिए हमें जो है सबसे पहले व्यवस्थित जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। ये बजट ऐसा ना हो कि सिर्फ चुनाव की भेंट चढ़े और इसमें लोक लुभावना, इस पे ये बजट ना रहे। सरकार बेसिक और बुनियादी सुविधाओं पर काम करे। यूकेडी 2 बार सरकारों में पार्टनर के रूप में रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी। संजीव भाई, जिस दिन हम यहाँ पर पॉलिसी बनाने में रहेंगे,
उस दिन कि गैरसैंण को उत्तराखंड की केवल दिशा और एक दशा दोनों राजनीतिक सुधरने मुद्दे के वाली तौर है। पर आप ये ये लोग, समझ लीजिए, उसकी यूकेडी बात करते यूकेडी हैं। ने समर्थन जब दिया है, जब ये तो लोग सरकारों में शामिल मिनिमम हुए, उसके इन्होंने एक प्रोग्राम दिन के भी, तहत दिया है, मिनिमम कॉमन जो इनके प्रोग्राम जो होता है मंत्री उसके थे, तरफ इनके हमने जो लोग थे, आपको इन्होंने एक समर्थन दिन दिया। भी जब आपने गैरसैंण की जब आपने जो है ऊपर कोई बात उसके नहीं खिलाफ करी। गए, बिल्कुल तो हमने अंकित जी, समर्थन आपसे शांत हो बैक भी जाइए। लिया है। संजीव ये जी भी को आप बोलेंगे। बात रखें जनता ठीक, के दोनों सामने। बोलेंगे तो किसी की बात भी किसी को नहीं पहुंचेगी। ठीक, ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी जब सरकार यहाँ पर थी, हमारी सरकार तो कब थी यहाँ पे, आप बताइए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट कब के हमारी लिए सरकार कब थी? सोचा? और जब हम यदि सत्ता में अलायंस में थे, तो हमारी 5 सरकार काम में आप जब बता राजस्व देंगे तो मंत्री मैं, हमारे कैबिनेट दिवाकर भट्ट जी रहे, आपका बहुत पूर्व धन्यवाद पूर्व भी करूंगा। पूर्व आप पूर्व सीखने कैबिनेट वाले मंत्री, श्रीमान उन्होंने जी। जो है यहाँ पर आप राजस्व सीखने विभाग वाले में जो समय है कम है, इस समय कम है, प्रदेश में जो है फाइनल इस प्रदेश की कमेंट। डेमोग्राफी चेंज ना हो, उसके लिए ठीक बहुत है। बड़ा कदम उठाया ठीक था। है, अंकित जी 250 और वर्ग मीटर संजीव जो जी, खरीदी शांत हो जमीन, जाइए। आज शांत आपने हो जो है जाइए। उस दोनों भू अगर कानून बात को भी जो करेंगे है तो दोनों विक की करने बातें का काम किसी को किया भी है। सुनाई नहीं क्या तो देंगे। आप उत्तराखंड फाइनल के कमेंट, दुश्मन हैं, समय बहुत कम है। शत्रु राकेश हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ठीक, देखिए, मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जब बात गैरसैंण की होती है तो मैं यही जानना चाहता हूं कितने राजनीतिक दलों के केंद्रीय कार्यालय गैरसैंण में खुल चुके हैं। राजनीति के केंद्रीय कार्यालय सबके देहरादून में है और राजधानी सबको गैरसैंण चाहिए। सबके प्रांतीय कार्यालय जो हैं वो देहरादून में है। जी बिल्कुल। हमारा वहाँ भी है, गैरसैंण में भी हमारा केंद्र कार्यालय है। ऐसा नहीं है कि आप यदि ये बात कह रहे हैं तो आप थोड़ा फैक्चुअली जी। करेक्ट करके आप दोबारा समय कम है, मुझे जानकारी नहीं। दोबारा आप आप अपनी बात वो रखिए, करके आप आना, अपनी एनालिसिस बात रखिए, करके फिर आना। आपकी बारी अगर आएगी उत्तराखंड तो आप क्रांति इसका दल जवाब यदि देना। गैरसैंण की ठीक बात है, कर ठीक रही है पुरजोर तरीके ठीक है, से, तो राकेश उसका जी। वहाँ भी कार्यालय है प्रदेश की जनता को। ये है, हमने अंकेश पहले जी। भी बताया है और आज आप ठीक, एक बार संदीप जी, आप फैक्चुअली क्या कुछ कहेंगे? चेक फाइनल करके कमेंट आना। होगी, प्रदेश दोबारा अध्यक्ष आप वहां अपनी बैठता है, बात- यहाँ ठीक है। बैठता है। जी राकेश जी, बिल्कुल, अंकेश वहाँ जी, भी हम दोनों की वहाँ बात भी सुन ली गई जब है। प्रोग्राम होता है इस तरीके से वहाँ भी संदीप जी, वहाँ भी आप- हमारा जाता वो है। कैंप कार्यालय ऐसा है। नहीं। कैंप ठीक, कार्यालय। ठीक, राकेश जी। देखिए, गैरसैंण का मुद्दा वर्तमान समय में उस पर चर्चा करनी जो है मेरे हिसाब से लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इस राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। इस बात की पुष्टि मैं इस बात की हमेशा करता हूं, क्योंकि गैरसैंण मात्र राजधानी नहीं, हमारे लिए स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रिया जी, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने भाई संजीव से एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य हम सबका है। राजनीतिक विचारधाराएं हम सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस राज्य के निर्माण में जो भूमिका हो सके, इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को निभाने की आवश्यकता है। राज्य सबका है, लेकिन बजट की जब बात आती है तो निश्चितता ही इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि जब हिमालय राज्यों में हम बेरोजगारी में सबसे पहले नंबर पे खड़े होते हैं प्रिया, तो यहाँ का युवा सबसे ज्यादा बजट की तरफ देखने का काम करता है। और तब ज्यादा इसलिए देखता है क्योंकि हम एक नौजवान राज्य हैं और हमारे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक नौजवान व्यक्ति है। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि इस राज्य में जो भी योजनाएं, जो भी व्यवस्था अगले बजट में सरकार करे, उसमें इस प्रदेश के युवाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान जी रखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल। ऐसा प्रदेश नहीं के हो, युवाओं के लिए और ऐसा हमारी नहीं हो जनता के कि लिए चार होना धाम चाहिए। पूरा ठीक, बने ठीक, और संदीप हमारा जी, आदमी वहां पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो। ठीक, ठीक। ऐसा नहीं हो। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, बिल्कुल। मूल निवासी हो, स्थायी निवासी हो, इस राज्य के प्रत्येक जी, व्यक्ति आप को क्या जो कुछ है कहेंगे? 20 काम सेकंड की समय भूमिका कमी तय है, होने की आवश्यकता इसलिए है। 20 इस सेकंड राज्य आपके। के ठीक है, निर्माण में हरीश जी प्रत्येक बोलिए। व्यक्ति, ठीक है, संदीप प्रत्येक जी, व्यक्ति ने बात अपना सुनी। लहू ठीक है, बहाने का आपके काम सुझाव किया। लिए गए हैं। हरीश जी, आपकी प्रिया बारी जी, है, ऐसा 20 है। सेकंड है, क्या कुछ कहेंगे? प्रिया जी प्रिया जी ऐसा है। एक तो जो उत्तराखंड की हमारी पुलिस है वो जनता के लिए भले मित्र हो, लेकिन अपराधियों के लिए वो साक्षात यमराज होनी चाहिए। असल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और जब से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने व्यवस्थाएं टाइट की है, अपराधियों का एनकाउंटर शुरू किया, तो उत्तराखंड में की तरफ को अपराधियों ने रुख कर दिया है। तो उसकी अभी हाल में ही कुछ घटनाएं देखने को मिली। तो बहुत सही। अपराधियों पर उत्तराखंड पुलिस साक्षात यमराज बने, मित्र बिल्कुल ना बने अपराधियों की। इनका एनकाउंटर हो जैसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बुलडोजर हरीश जी, इस पर कार्रवाई ध्यान हो। देना होगा। और अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। संजीव जी, लास्ट कमेंट, 20 सेकंड। जिस प्रकार से बजट आ रहा है, सार्वभौमिक बजट होगा, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए, तमाम मातृशक्ति का, युवाओं का और किसान का, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए ये बजट आने जा रहा है। और मैं सोचता हूँ इससे उत्तराखंड की उन्नति, तरक्की को और 4 चांद लगेंगी। हाँ, 4 जी। चांद लगेंगे ना। बेरोजगारी में लग गए हैं, महिला जी अपराध में लग बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल 4 बिल्कुल। चांद तो ऐसे वाले समय की लगाए दिए कमी ना है, संजीव भाई। समय की कमी है, माफी चाहूंगी।
आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े और आपने चर्चा की, सुझाव दिए, बीजेपी तक ये सुझाव पहुंचे हैं। देखना होगा क्या कुछ इस बजट में खास होता है। बजट सत्र होने वाला है, गैरसैंण में होने वाला है, कई सारे सवाल हैं, कई सारे सुझाव भी सरकार के लिए है। देखना होगा क्या कुछ बजट में खास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।